जय हिंद साथियों। दुनिया का फोकस अभी ईरान वॉर पर था, लेकिन लगता है नॉर्थ कोरिया ने सोचा अटेंशन यहां भी देना पड़ेगा। यूएस ईरान वॉर शुरू होने के बाद अब ईस्ट एशिया में भी टेंशन्स बढ़ रहे हैं। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने सी ऑफ जापान की तरफ मल्टीपल मिसाइल्स फायर करे। ये मिसाइल्स टेस्ट एक डायरेक्ट जवाब है यूएस और साउथ कोरिया के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स का। इन जॉइंट ड्रिल्स का पर्पस है कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट्स को कम करना। पर किम जॉन किम जॉन उन्हीं है। किम ने रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर कैपेबल रॉकेट्स का टेस्ट कर दिया, क्योंकि किम इन जॉइंट ड्रिल्स को एक मिलिट्री एग्रेशन की तरह देखता है, जो कि एक डायरेक्ट थ्रेट है नॉर्थ कोरियन होमलैंड को। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या मिडिल ईस्ट के बाद अब ईस्ट एशिया भी एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि हमने मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में देखा है कि कैसे एक गलत एक्शन पूरे रीजन को वॉर में डाल सकता है। अब समझते हैं कि टेस्ट क्यों किए गए। ये लॉन्च एक इंपॉर्टेंट टाइम पर हुआ, उस वक्त जब यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया का एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहे थे, जिससे फ्रीडम शील्ड कहा जाता है। ये जॉइंट ड्रिल्स 9 मार्च से शुरू हुए थे। ये एक्सरसाइज 11 दिन तक चलती है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट्स को काउंटर करना और रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। लेकिन नॉर्थ कोरिया इस एक्सरसाइज को इन्वेजन रिहर्सल के रूप में देखता है। नॉर्थ कोरियन लीडरशिप का कहना है कि ये ड्रिल्स उनके कंट्री के लिए डायरेक्ट थ्रेट हैं। इसी वजह से मिसाइल लॉन्च को एक पॉलिटिकल मैसेज भी माना जा रहा है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ? 14 मार्च को नॉर्थ कोरिया ने एक मेजर मिसाइल ड्रिल कंडक्ट की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया ने लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने ईस्टर्न कोस्ट की तरफ लॉन्च किए। ये मिसाइल्स सी ऑफ जापान की डायरेक्शन में फायर किए गए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले कुछ वर्षों में ये नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा मिसाइल डिस्प्ले माना जा रहा है। जापानीज ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग लॉन्च प्योंगयांग के पास से हुआ है। लोकल टाइम के हिसाब से मिसाइल्स लगभग 1:20 पीएम पर डिटेक्ट किए गए और टेस्ट्स के दौरान मिसाइल्स ने लगभग 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर का अचीव किया। इसके बाद ये मिसाइल्स कोरियन और जापान के बीच समुंदर में जा गिरे। जापानीज ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया कि ये मिसाइल्स जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरे, इसलिए किसी एयरक्राफ्ट या शिप को कोई डैमेज नहीं हुआ। शुरू में इन लॉन्चेस को बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट बताया गया था, लेकिन बाद में मीडिया ने क्लेम किया कि ये ड्रिल एक्चुअली 600 मिलीमीटर कैलिबर मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के साथ की गई थी, जिसका नाम है KN-25 रॉकेट लॉन्चर, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं। अब समझते हैं नॉर्थ कोरियन एग्रेशन किन देशों के लिए थ्रेट बन सकता है। सबसे प्राइमरी टारगेट साउथ कोरिया है, क्योंकि जब 1953 में कोरियन वॉर खत्म हुआ था, तब सिर्फ एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, यानी टेम्पररी सीज फायर। तब से लेकर आज तक परमानेंट पीस ट्रीटी साइन करने के कई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए हैं, लेकिन अब तक कोई फाइनल पीस डील नहीं हो पाई है और टेंशन्स आज भी काफी हाई रहते हैं। और साउथ कोरिया कैपिटल सोल नॉर्थ कोरियन बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जिसे नॉर्थ कोरिया के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और आर्टिलरी सिस्टम्स इजीली टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया में लगभग 28,000 यूएस ट्रूप्स परमानेंटली डिप्लॉयड हैं, जो नॉर्थ कोरिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट भी बन जाते हैं। अब दूसरा देश जो खतरे में है वो जापान है, क्योंकि जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच डिस्टेंस सिर्फ 1,100 किलोमीटर है और रीसेंट मिसाइल टेस्ट ने यह दिखा दिया है कि नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स जापान को भी टारगेट कर सकती हैं। इसलिए जापान इस इंसिडेंट को एक सीरियस अलर्ट के रूप में ले रहा है और जापानीज पीएम साने ताकाइची ने एक क्राइसिस टीम एक्टिवेट की है, जो पूरे मिसाइल टेस्ट का डिटेल्ड रिव्यू करेगी और किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए हाई रेडीनेस मेंटेन करेगी। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन बहुत टेंस है और ग्लोबल लेवल पर इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। मेरे अकॉर्डिंग दो पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं। पहला ये कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है,
क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस ने अपने थार्ड मिसाइल सिस्टम को साउथ कोरिया से मूव करके मिडिल ईस्ट में रीडिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है, जो साउथ कोरिया की सिक्योरिटी के लिए एक मेजर चैलेंज हो सकता है। और साउथ कोरिया ने इस एक्शन को स्ट्रांगली ओपोज भी किया है। ईरान ने कैसे यूएस के थार्ड सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया है। अब आते हैं दूसरे सिनारियो पर। दूसरा सिनारियो यह है कि चाइना ताइवान पर मिलिट्री एग्रेशन शुरू कर सकता है, क्योंकि यूएस इस वक्त मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में हेविली इन्वॉल्व है। अगर ताइवान को कैप्चर करना है तो ये चाइना के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और आपके हिसाब से आगे क्या हो सकता है, अपनी सोच कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं।